सिम्टम्स हैं कि हमें कैसे पता चलेगा अगर हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है, या कौन सा बंदा है जो जाके अपनी शुगर लाजमी टेस्ट कराए। ये 6 साइंस ऐसे हैं जो बड़े वाजे हैं, ये आपको बताएंगे कि आपके अंदर शुगर की कंडीशन हो सकती है, अपने जाके चेकअप करवाएं। सबसे पहला क्या है कि वो लिथार्जिक महसूस करेगा, थका थका महसूस करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, वो प्लेंटी ऑफ वाटर पी रहा होगा, उसको बार बार दिल करेगा कि मैं पानी पीऊं। तीसरा क्या है कि उसको भूख बहुत शदीद से लगेगी, उसको लगेगा कि मैंने अभी खाना ना खाया तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे अभी क्रेविंग हो रही है, मुझे जल्दी जल्दी खाना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा कि उसको बार बार यूरिन आ रहा होगा, वो हर घंटे 1.5 घंटे बाद वॉशरूम जा रहा होगा। और स्पेशली जो सबसे ज्यादा बड़ा साइन हम गिनते हैं वो ये हम पूछते हैं मरीज से कि आप रात को कितने दफा उठ के वॉशरूम जाते हैं, तो वो बताता है कि 2 दफा 3 दफा। जो डायबिटिक होता है, जो नॉन डायबिटिक होता है वो कहता है कि मैं तो रात वॉशरूम करके सोता हूँ और फिर सुबह उठ के करता हूँ, मुझे रात को वॉशरूम के लिए नहीं उठना पड़ता। तो वॉशरूम अगर रात को 2-3 दफा आ रहा है तो उसके बहुत सारे दूसरे साइन के साथ साथ शुगर भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वेट लॉस हो रहा होता है। समटाइम जब डायबिटीज डेवलप होती है तो सडन वेट गिरना शुरू हो जाता है, बंदे को पता ही नहीं चलता। और अक्सर लोग देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा भला था, जब से शुगर हुई है ये सुकड़ गया है, तो उससे वेट लॉस हो रहा होता है। और आखिरी जो साइन है वो ये होता है कि उसको फोकस नहीं कर पा रहा होता, वो कोई किताब पढ़ने बैठता है या अखबार पढ़ने बैठता है तो उसकी तवज्जो उसके ऊपर मरकूज नहीं हो पा रही, उसकी आंखों के आगे धुंधला आना शुरू हो जाता है। ये 6 ऐसे साइन है, अगर आप में कोई एक आध है तो उसका टाइमली टेस्ट करवाएं ताकि इसका टाइम से ट्रीटमेंट हो सके। कुछ और सिम्टम्स हैं साइंटिफिकली, जिसमें पोलीयूरिया है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, एक्सेसिव थर्स्ट है, एक्सट्रीम हंगर है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, इरिटेबिलिटी है, ब्लड विजन है जो बता रहा था कि धुंधला नजर आता है। उसके बाद है इचिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स इन वुमेन, वुमेन में यह साइन बहुत कॉमन होता है। और स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड वुंड्स, कोई जख्म लग जाए, कट हो जाए तो वो जल्दी रिकवर नहीं होता। और इसके बाद इम्पोटेंसी होती है कि जो मर्दाना ताकत होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। नंबनेस, बर्निंग सेंसेशन, पेन्स एंड नीडल्स ऑफ द फीट्स एंड हैंड्स। ऐसे मरीज आके ये भी कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि हाथ पांव में आग लगी हुई है या सुइयां चुभती हैं। ये भी एक किस्म की शुगर की अलामत होती है, लेकिन उससे क्यों होती है वो मैं आगे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब आता है शुगर होती क्यों है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, शुगर क्यों होगी। उसके 2 तरह के रिस्क फैक्टर हैं, एक को हम चेंज कर सकते हैं, वो जो फैक्टर्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, और ये 2 फैक्टर ऐसे जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर ये कहीं है तो ये लाजमी बात है कि शुगर होगी। सबसे पहला क्या है, एडवांसिंग एज। एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो जहां बाकी आर्गन वीक हो रहे होते हैं वहां उसके साथ ही हमारा जो पेंक्रियाज है वो भी अपनी एफिकेसी कम कर रहा होता है, जिसकी वजह से शुगर की तरफ हम जा सकते हैं। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, अगर आपके खानदान में आपके माँ को, आपके बाप को, आपके ददियाल में, ननियाल में शुगर ज्यादा तौर पर चल रही है तो जेनेटिकली ये एक लाजम है कि आपके अंदर भी शुगर के चांसेस ज्यादा है, तो इसके लिए आपको केयर करना पड़ेगी। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जो जिनकी वजह से शुगर हो सकती है, लेकिन अगर इंसान उससे बचना चाहता है तो उसको इसके ऊपर वर्क करना होगा। सबसे पहले तो मुझे खुद वर्क करना होगा, वो है ओवरवेट एंड ओबेसिटी, तो हम भी इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगला है अल्कोहल यूज। अगर अल्कोहल यूज करता है तो वो बंद करेगा, टोबैको यूज कर रहा है तो वो बंद करेगा। फिजिकल इनएक्टिविटी है, जो लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं, जो ऑफिस बेरर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो सारा दिन कुर्सी पे बैठते हैं और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, उनके अंदर शुगर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा फिजिकल एक्टिविटी जरूर इनहेंस करें। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है या ओवर वर्क कर रहा है तो उसके अंदर भी शुगर चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। और अनहेल्दी डाइट जो है उसके ऊपर आगे हम डिटेल से बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। डायग्नोसिस में वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो मैं आगे आपसे रिकमेंड करूंगा, लेकिन जो एंटी डायबिटिक एसोसिएशन रिकमेंड करती है वो कहती है कि एनीवन विद द बॉडी मास ऑफ इंडेक्स हायर देन 23। अभी शफकत साहब ने आपको बीएमआई कैलकुलेट करना सिखाया है, तो वो बीएमआई के ऊपर ही आगे हम बात करेंगे। वो ये होगा कि बॉडी मास इंडेक्स अगर आपको 23 से ज्यादा है तो आपको चांसेस है कि शुगर हो सकती है। नेक्स्ट ये है कि अगर जो बंदा 45 साल से ऊपर है उसकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर शुगर लाजमी अटैक कर सकती है। उसके अलावा एक औरत जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज रही है, जो भी मैंने आपको बात की कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज होती है, तो उसमें भी चांसेस हैं कि उसको शुगर हो सकती है। और जो डायग्नोज हुआ है प्री डायबिटीज में बात करके गए हैं शफकत साहब, वो ये है कि जिसको प्री डायबिटीज एक दफा डिटेक्ट हो गई है, जिसके टेस्ट में आ गई है, उसको हर साल अपना टेस्ट करवाना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। वो अगला प्रून है इसके लिए, डायबिटीज के लिए। टेस्ट है 3 तरह की, आमतौर पे हम आप सब लोग जानते भी होंगे। एक रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होता है, एक फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट होता है और एक
ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हमारे मुल्क में बहुत कम किया जाता है, लेकिन रैंडम ये होता है कि आप किसी भी वक्त जाएं और जाके अपना टेस्ट करवाएं, आपको पता चले आपकी शुगर क्या है। और फास्टिंग ये है कि कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग हो, आप रात 6 बजे खाना खाएं और सुबह 6 बजे के बाद टेस्ट करें, और फिर आप चेक करें कि आपकी शुगर कितनी आ रही है। असल टेस्ट जो होता है वो ये फास्टिंग आपको ज्यादा अच्छा, नॉलेज के लिए ये बहुत बेहतर होता है कि वो डिसाइड कर सके कि इसको मैंने नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, अब बात है कॉम्प्लिकेशन की। अगर हम शुगर को ट्रीट नहीं करेंगे, ये शुगर को इग्नोर करेंगे, तो उससे नुकसान क्या हो सकता है, ये बड़ी अहम चीज है। हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं, बल्कि मरीज बड़े फख्र से बता रहे होते हैं, मुझे डॉक्टर ने मीठा मना किया तो मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ, मैं तो दब के खाता हूँ, मैं कहा डॉक्टर तेरी ऐसी तैसी, मैंने खाना ही खाना है। तो वो क्या होता है कि उससे उसका डॉक्टर का नुकसान कोई नहीं हो रहा होता, वो खुद अपना क्या कर रहा होता है, वो ये होता है कि उसकी शॉर्ट टर्म जो कम्युनिकेशन होती है, होती है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो शुगर बढ़ना इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कम होना है। अगर उसका शुगर लेवल डाउन होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस हो सकता है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो किसी बिजली के पास बैठा है, आग के पास बैठा है, वो बेहोश होकर गिर सकता है, वो छत पे खड़ा है वहां से गिर सकता है, उसकी मौत हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और वो हाइपोग्लाइसीमिया क्यों क्यों हो सकता है कि अगर वो खाना टाइम पे नहीं खा रहा तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर दवाई की टाइमिंग ठीक एडजस्ट नहीं कर रहा उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। वो अगर प्रॉपर पोर्शन का मील नहीं ले रहा, उसको एग्जांपल जितना रिक्वायर्ड है उससे कम खा रहा है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ड्रग ओवरडोज करके आपने उसको कहा 1 कैप्सूल लेना है, उसने 2 ले लिए, उससे उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अनप्लान्ड एंड एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, तो डॉक्टर ने उसको उसकी एक ग्लूकोज लेवल एडजस्ट किया हुआ है, वो एक दिन जाके जिम करना शुरू कर देता है, उसका ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, वो वहां उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और अगर वो अल्कोहल इनटेक करता है तो उससे भी हो सकता है। अच्छा, साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ये बड़ी अहम है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो है वो ब्लड वेसल्स की वजह से अराइज होती हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है आपके समझने के लिए, आप सारे मौलजीन हैं और आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें इन चीजों को बड़ा फेस कर रहे होंगे। डिजीज ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स और डिजीज ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये बेसिक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपका पेशेंट जो शुगर का होता है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में जाता है। लार्ज वेसल क्या करती है, उसके ब्रेन और हार्ट को इफेक्ट करती है। अगर दिमाग में उसका मसला होगा तो वो फालिज की तरफ जा सकता है, और अगर उसके दिल में मसला होगा तो हार्ट अटैक की तरफ जा सकता है। इसको अगर मैं सादा अल्फाज में समझाऊं तो जैसे आप, ये पानी है, इसके अंदर आप चीनी अगर डालते जाएंगे तो ये थिकनेस बनाता जाएगा, ये शरबत बन जाएगा। तो हमारे जो वेसल्स हैं उनमें इसी तरह से खून दौड़ रहा होता है। अगर उसके अंदर शुगर लेवल बढ़ता जाएगा तो वो चिपचिपा और गाढ़ा सिरप टाइप हो जाएगा, तो वो दिल के लिए पंप करना मुश्किल होता है। तो यही अगर खून जो है दिमाग में जाके कहीं रोक गया तो फालिज हो जाएगा, और दिल में कहीं जाकर रुक गया तो हार्ट अटैक और सीधा बंदा जन्नत में। नेक्स्ट जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल की जो इश्यूज है, वो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है हमारी आंखों में, गुर्दों में, सेक्सुअल ऑर्गन में और पाँव में। वहां पे अगर इश्यूज होंगे तो वो आपको पता ही है कि नजर कमजोर होगी। शुगर वाला बंदा अक्सर ये कंप्लेन करता है कि मेरी नजर वीक हो रही है, गुर्दे खत्म हो रहे हैं, जिनसी कमजोरी हो रही है, और उसके साथ हाथों पाँव में सुइयां चुभ रही हैं। तो ये उसकी वजह ये होती है कि उसकी ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है। ये एक तस्वीर है, ये आप लोगों के लिए बड़ी अहम होगी समझने के लिए कि ये कैसे कैसे आपको, ये जो शुगर है आपके कौन कौन से आर्गन को कैसे डैमेज कर रही होती है। अगर ब्रेन को उसने जाकर डैमेज किया, क्योंकि ये शुगर है ब्लड के अंदर, और ब्लड ऐसी चीज है पूरी बॉडी में घूम रहा है, वो जहां जहां जाएगा कोई ना कोई तबाही मचाता जाएगा। सबसे पहले वो गया ब्रेन के अंदर, उसने सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज की, मतलब फालिज वाले अटैक की बात बंद कर दी। दांतों में जाएगा तो दांत खत्म कर देगा, टूथ डिकेज एंड कैविटीज करेगा। नर्व्स में जाएगा तो सेंसरी मोटर नर्व जो है उनको डैमेज करेगा। किडनीज में जाएगा तो डायबिटिक न्यूरोपैथी करेगा, हार्ट में जाएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज करेगा, और आइज में अगर जाएगा तो डायबिटिक रेटिनोपैथी काज करेगा, जिससे नजर वीक होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैनेजमेंट, कि हमने मैनेजमेंट में क्या करना है, इस शुगर को हम अब न्यूट्रिशनल या डाइट के जरिए कैसे मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट में हमने एक गोल सेट करना है, वो ये है कि हमने जिसको शुगर हो गई है, ये बात आप जहन से निकाल दें कि वो 100% रिवर्स हो सकती है। क्योंकि जिस तरह की बात वो हमारे साहब कर रहे थे, उस तरह की कंप्लायंस यहाँ 1% भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसके खाने से जो है कार्बोहाइड्रेट मुकम्मल निकाल दें और उसको कहें कि ये भी ना खाओ और ये भी ना खाओ और ये स्पेशल खाना बनवा के खाओ। इतनी अफोर्डेबिलिटी भी हमारी कम्युनिटी में नहीं है। तो इसलिए हमने उसकी जो शुगर है उसको इस लेवल पे एडजस्ट करना है कि वो अपनी शुगर के साथ अपनी लाइफ अच्छी गुजार सके, और ये गुजार सकता है। इसके ऊपर जवेद चौधरी का एक कॉलम है,
मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वो जरूर पढ़िएगा। उसका उसने टाइटल दिया हुआ है माई गर्लफ्रेंड। और जब उसको ये शुगर हुई थी जावेद चौधरी को, तो वो हकीम सईद साहब के पास किया था। हकीम सईद साहब ने जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो कहता है मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ और मुझे शुगर की वजह से कोई मसला नहीं हुआ। तो अगर आप वो कॉलम पढ़ेंगे तो आपको सारी जिंदगी उसका बड़ा बेनिफिट होता रहेगा। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, एक नॉन ड्रग मेथड होता है, ड्रग मेथड होता है। नॉन ड्रग में क्या होता है कि हम उसकी डाइट बताएंगे और फिजिकल एक्टिविटी बताएंगे जिससे उसकी शुगर कंट्रोल होगी, और ड्रग मेथड में हम उसको दवा दे देंगे, ये दवा खाओ। इसके जरिए हम उसकी जो टाइप 2 डायबिटीज है उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। ये 3 डीज जो है ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहला डी कौन सा है, डाइट। शुगर का मरीज इन तीनों को में से एक को भी छोड़ेगा तो शुगर उसकी नहीं सेट रह सकती। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये तीनों डी आपने मरीज को याद करवाने ही करवाने हैं। डाइट, डेली फिजिकल एक्टिविटी और ड्रग्स। टाइम पे दवाई ले, टाइम पे एक्सरसाइज करे और टाइम पे खुराक खाए, जो खुराक आप रिकमेंड कर रहे होंगे। ये तीनों डी उसकी लाइफ में होंगे तो उसकी शुगर कंट्रोल रहेगी, उसको मसला नहीं होगा। फिर डाइटरी मैनेजमेंट में हमारा गोल क्या है, ये सबसे अहम है कि हमने गोल सेट कर लेना, मरीज को बता देना कि हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं और तुमने कैसे इसको फॉलो करना है। तुम्हारी कंप्लायंस रहेगी तो तुम्हारा बेनिफिट है, अदरवाइज अगर मैंने पिछले जो 3 डी लिखे है ना, इन तीनों में से अगर कोई एक भी स्किप होता है, मतलब अगर डाइट स्किप होती है तब भी उसकी शुगर मैनेज नहीं होगी, डेली एक्टिविटी स्किप होगी तब भी मैनेज नहीं होगी, और अगर ड्रग स्किप होती है तब भी नहीं होगी। अक्सर मरीज ये कहता है कि दवाइयां खा खा के तंग आ गया हूं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वो दूसरे 2 डी मिस कर रहा होता है। वो दूसरे 2 डी साथ लेगा तो फिर उसकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहेगी। अच्छा, आपको कहते हैं डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करना है, हमने मेंटेन करना है नियर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। अब ये नहीं हो सकता कि आपने एक गोली दी है मरीज को, या कैप्सूल दिया है, या सफूफ दिया है, जो भी दे रहे हैं, उससे उसकी उतनी ब्लड शुगर आए जितनी हेल्थी बंदे की आती है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें कहीं ना कहीं अप एंड डाउन आता रहता है। लेकिन जो नॉर्मल है उसके आसपास आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग ब्लड शुगर हम 120 तक नॉर्मल गिनते हैं, अगर उसकी 130-135 भी आ रही है तो इट्स मीन वो नॉर्मल जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा रिस्क का इशू नहीं है। तो इसी तरह अगर उसकी रैंडम ब्लड शुगर 200 के लगभग आ रही है फिर भी वो ठीक जा रहा है, क्योंकि अब वो मरीज है, अब वो हेल्थी पर्सन नहीं है। हेल्थी पर्सन की रीडिंग्स और होती हैं और मरीज की रीडिंग्स और होती हैं, इसलिए हमें इस चीज को समझना होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अचीव ऑप्टिमम सीरम लिपिड्स लेवल। इसके ऊपर मैं आगे डिटेल में बात करूंगा कि हमें सिर्फ, हम अक्सर क्या करते हैं, शुगर वाला मरीज क्या करता है कि वो चीनी बंद कर देता है, मीठा बंद कर देता है, लेकिन वो चिकनाई नहीं छोड़ता। जो चिकनाई नहीं छोड़ता उसकी शुगर भी कंट्रोल नहीं होगी, उसको मैं आगे डिटेल बता रहा हूँ। रिड्यूस ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, और उसको एडुकेट कैलोरीज बड़ी जरूरी है। बहुत ज़्यादा मरीज दवाई दूसरा बीमारी के डर से बहुत सारी चीजें खाना छोड़ देता है, ऐसा भी नहीं करना। बिल्कुल भी मीठा नहीं बंद कर सकते हम उसको एक एडिक्वेट लेवल बताते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कितना उसमें यूज करना है और कितना नहीं करना। उसके बाद प्रिवेंट एंड ट्रीट एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन रिलेटेड डायबिटीज और इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ थ्रू ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। हमने उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है उसको अचीव करना है। हेल्थी ईटिंग क्या हो सकती है, एक ही ग़िज़ा सारे मरीजों को सूट नहीं कर सकती, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। हर एक की एज डिफरेंट होगी, हर एक का वजन डिफरेंट होगा, हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा, हर एक की नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट होती है। कोई बंदा, मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा ऑफिसर है, वो सारा दिन कुर्सी पे बैठता है, उसकी नेचर डिफरेंट है, उसको आप डिफरेंट डाइट सजेस्ट करेंगे। एक बंदा ऐसा है जो सारा दिन बैठे हुए काम करता है, उसकी डाइट डिफरेंट होगी। एक बंदा रिक्शा चलाता है सारा दिन, उसकी डाइट डिफरेंट होगी। तो लिहाजा एक ही डाइट हम सबको नहीं दे सकते, उसका एक फार्मूला शफकत साहब बता के गए हैं कि कैसे आपने उसकी कैलोरीज मैनेज करनी है। फर्दर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। बेसिक न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजीज, ये बड़ा अहम एक स्लाइड है आप लोगों के लिए। एक तो उसने जितना खाना खाना है, जो उसकी कैलोरीज है, उसको उसके पूरे दिन के ऊपर डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल एक दिन में आप उसको अगर 100 ग्राम गोश्त रिकमेंड कर रहे हैं तो उसको कहें कि कम से कम 25-25 ग्राम 4 टाइम ले। एक ही टाइम 100 ग्राम नहीं लेगा, वो थोड़ा थोड़ा मील लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लेगा, ताकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम राइज ना करे और एकदम डाउन ना आए। उसको थोड़ी एनर्जी मिले, वो वर्क कर ले, फिर थोड़ी और एनर्जी ले ले, फिर वर्क कर ले, फिर और एनर्जी ले ले, फिर वर्क कर ले। फिर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, बार बार खाना खाए। एप्रोप्रिएट स्पेसिंग टाइम, कम से कम 4 घंटे का इंटरवल होना चाहिए उसके एक खाने से दूसरे खाने तक। दूसरा ये कि चूज हेल्दी कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। फूड डिस्ट्रीब्यूशन शुड सिंक्रोनाइज विद इंसुलिन थेरेपी। मोस्ट पीपल विल नीड 3 मेन मील्स, 3 स्नैक्स, अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया।
कि मरीजों को हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने से बचाने के लिए उसको तीनों खाने देने बड़े जरूरी हैं। कंसिस्टेंसी एंड वैरायटी, कंसिस्टेंसी भी रखें अपनी और वैरायटी भी चेंज करें। ये ना हो कि वो एक दफा उसको गोश्त रिकमेंड किया तो रोजाना गोश्त ही खा रहा हो, लेकिन गोश्त का एक दिन सब्जियां ले, फिर फ्रूट ले, दूध ले, इस तरह डिफरेंट चीजें वो अपनी पूरी करता रहे। कंसिस्टेंट ईटिंग हैबिट्स, ऑन ट्राई टू ईट सेम अमाउंट ऑफ फूड अबाउट द सेम टाइम और इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड। फूड में डिफरेंट वैरायटी उसके लिए बड़ी जरूरी है। ये स्लाइड आप देख लें, इस स्लाइड में पूरी न्यूट्रिशन डाल दी गई है। डायबिटीज पेशेंट के लिए पूरी न्यूट्रिशन इसमें डाल दी गई है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा हिस्सा आ रहा है इसमें वो है बी फिजिकली एक्टिव, एंजॉय मील्स विद अदर्स। फिजिकली एक्टिव रहें, एक ही जगह बैठ के खाना खाने के बजाय अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जाएं, घूमें फिरें, उनसे मिलें और वहां बैठ के अपना जो मेंटल स्ट्रेस है उसको भी कम करें और अपना खाना भी इंजॉय करें। ये सबसे ज्यादा एक्टिविटी करनी है। उससे कम जो करनी है, ये ट्राइएंगल आपको ये बता रहे हैं, उससे कम जो करनी है डेली सर्विंग जो होगी उसमें फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, ब्रेड हो, पास्ता हो, राइस हो, अदर ग्रेन्स हो, पोटैटोज हो, ऑलिव ऑयल, बीन्स, नट्स, ल्यूग्यूम्स, सीड्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, ये चीजें आपने दूसरे लेवल पर रखनी है। उससे कम जो चीज यूज करनी है वो फिश और सी फूड है, और उससे कम जो यूज करनी है वो पोल्ट्री, एग्स है, चीज एंड योगर्ट है, और उससे कम जो यूज करनी है वो स्वीट्स है, मिठाइयाँ हैं हमारी। मिठाइयों में हम ये करते हैं कि जलेबी खा लेते हैं और ऊपर से चाय फीकी पी लेते हैं, तो मिठाई बिल्कुल ही कम करनी है, ये नहीं कि बाकी मीठी चीजें छोड़नी है। और सबसे कम जो यूज करना है शुगर वाले ने वो मीट है। मीट वो किसी किस्म का भी हो सकता है, वो चिकन हो, वो बीफ हो, वो दूसरा हो, क्योंकि मीट के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है तो वो सबसे ज्यादा शुगर लेवल बढ़ा देता है आपकी। तो इसको अगर आप जहन में रखें, मीट, फिर स्वीट, फिर पोल्ट्री, फिर फिश, फिर वेजिटेबल्स और फिर सबसे आगे फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, हमें डाइट में रिक्वायर्ड क्या चीजें होती हैं? डाइट में दो चीजें मेन रिक्वायर्ड है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इन सब को हम बारी बारी बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरी चीज वाटर है जो इन दोनों से ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, बोतल पियेंगे, जूस पियेंगे, पानी नहीं पियेंगे। पूरे दिन की पानी की एक्टिविटी आप नोट करेंगे तो आपको कोई गिने चुने एक दो गिलास ही मिलेंगे, अदरवाइज आप चाय कॉफी पे गुजारा कर रहे होते हैं। तो जबकि वाटर जो है वो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है हमें। कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन और फैट, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही मीठा होता है कि ये मीठा हमें लेना ही लेना है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मीठा हम नहीं छोड़ सकते। एनर्जी बॉडी को जो मिलती है वो मिलती ही ग्लूकोज से है, इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है बॉडी के लिए। लेकिन कौन सा लेना है, कितना लेना है, ये बड़ा अहम है। These are important source of energy functioning of the central nervous system, kidney, brain, muscle। हमारी डाइट का 55 to 65% जो है वो कार्बोहाइड्रेट पे होना चाहिए डेली बेसिस पे। मेन थ्री टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्चेस है, शुगर्स और फाइबर है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च क्या है कि ये फूड जो है वो हाई इन स्टार्च, जिसमें इंक्लूड्स है वेजिटेबल्स लाइक पीज, कॉर्न्स, बीन्स। पीज मटर है, मकई है और दालें हैं हमारी। इसके अलावा ओट्स, बार्ले, व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा और इस तरह ब्रेड, सीरियल, पास्ता, क्रैकर्स, इन सारी चीजों के अंदर शुगर होती है। अगर हम ये समझे ना कि ये शुगर है वो सिर्फ चीनी का नाम है, ये गुड़ का, ये जलेबी का नाम है, हम जो डाइट ले रहे होते हैं उनमें 50% शुगर होती है। इसलिए हमें जो भी लेना है इन सारी चीजों को लेना है, लेकिन इनका पोर्शन लेना है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट करना है अवॉइड क्या करना है, लिमिटेशंस क्या है हमारी, कि व्हाइट ब्रेड, पास्ता, व्हाइट राइस, मैदा प्रोडक्ट्स जो है उनको अवॉइड करना है और चूज क्या करना है, होल ग्रेन्स की तरफ जाना है। हमारे यहाँ भी बीमारियां बड़ी इसीलिए रही हैं कि हमारे मार्केट में जो आटा आ रहा है उस आटे में से चोकर, पास्ता, ये जो आता है आपका मैदा, सूजी, ये सारी चीजें निकालने के बाद एक व्हाइट रिफाइंड आटा आपको दे दिया जाता है, वो होल ग्रेन में नहीं आता, इसलिए वो बीमारियां पैदा कर रहा है। तो हमें ब्राउन राइस की तरफ जाना है और ज्वार, बाजरा को भी हमने लाइफ में ऐड करना है। नेक्स्ट क्या है, शुगर। स्टार्च की हमने बात कर ली, स्टार्च के बाद शुगर आता है। शुगर में एक नेचुरल शुगर और एक प्रोसेस और कंसंट्रेटेड शुगर है। नेचुरल शुगर में क्या है कि मिल्क शुगर आल्सो नेचुरल, दूध के अंदर भी मिठास होती है, वो मिल्क शुगर होती है। फ्रूट शुगर होती है और उसके बाद हाई कैलोरीज फ्रूट और उसमें जूसेस में भी शुगर होती है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें अंदर शुगर है लेकिन ये नेचुरल है। दूसरी हमारे पास क्या है, प्रोसेस्ड है, जैसे फ्रूट कैंड या प्रिजर्व्ड इन हनी सिरप,
Sugar added to make cookies, pies, candy, pudding, sweet, jams, jellies, chocolates. ये हमारी artificial sugars हैं, processed sugar है. Next क्या है? Next three sugars are listed in the food label like high fructose corn syrup, dextrose, sucrose, corn sweetener, and corn soup. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अंजुमन हमायत इस्लाम ऑनरेबल जस्टिस रुस्तम अली मलिक साहब, सेक्रेटरी फिनांस अंजुमन हमायत इस्लाम मिर्ज़ा खातम हुसैन जलाल साहब, सेक्रेटरी एजुकेशन जनाब डॉक्टर शौकत अली साहब, चेयरमैन दारुल शफ़क़त सुहेल महमूद भट्ट साहब, मेंबर फिनांस कमेटी मुसद्दक इजाज साहब को आप सबकी तालियों में इस प्रोग्राम आमद पर खुश आमदेद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि दो तरह की शुगर होती है, नेचुरल है और प्रोसेस से कंसंट्रेटेड है जो हम यूज करते हैं। नेचुरली हमारे दूध में भी शुगर होती है, फ्रूट्स में भी शुगर होती है जो हम ले रहे होते हैं, और प्रोसेस वो है जो हमारे कैंडीज में, पुडिंग में, स्वीट्स में, जैम्स में, जेलीज, चॉकलेट और दूसरी अदर मिठाइयों में यूज होती है। तो जो नेचुरल है वो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है, हमारी बॉडी के लिए एडजस्टेबल है, और जो प्रोसेस और कंसंट्रेटेड है वो हमें शुगर की तरफ ज्यादा होती है। अब एक बात करते हैं कि हमें फ्रूट्स कितने लेने चाहिए और कौन कौन से लेने चाहिए, किस तरह से लेने चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली कंसिडर्ड है, जो फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड है, उसमें एप्पल है, वाटरमेलन है, गावा है, पपाया है, आंवला है और जीर है। और जो दूसरी ओकेजनली है जो कभी कभार हम ले सकते हैं वो ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, पीच, पियर, स्वीट लाइम, पोमग्रेनेट, स्ट्रॉबेरीज। और जो कभी कभार ले लेने में मसला नहीं है वो बनाना है, कस्टर्ड एप्पल है, मैंगो है, ग्रेप्स है और वुड एप्पल और जैक फ्रूट है। फाइबर की भी अक्सर बात होती है, हमें ये डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप फाइबर जरूर लें, फाइबर जरूर लें। तो फाइबर क्या करते हैं कि फाइबर इज अनदर कार्बोहाइड्रेट दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डाइजेशन। फाइबर ने आपकी डाइजेशन करानी होती है। Good source of dietary fiber includes beans like soya bean, kidney bean, lima bean, cereals जिसमें wheat, बाजरा, barley, oats, म्यूसली, ज्वार, राई, ब्रैन, pulses like ये चने की दाल, मटर खुश्क और दूसरी किस्म की दालें हैं। और इसके अलावा फ्रूट्स लाइक गावा है, आंवला है, अंजीर है, उसके अलावा अनार है। इस तरह डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स लाइक ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक का नाम मैंने सुना तो मैं थोड़ा चौंक गया कि ये ड्रमस्टिक क्या है। तो ड्रम स्टिक हमारे यहाँ तो एक बड़ा और कंसेप्ट है, लेकिन जब मैंने इसको ज्यादा स्टडी किया तो पता चला कि हमारे जो गोरा है वो जो स्वांजने की फलियां होती हैं उनको ड्रम स्टिक कहते हैं, और हम यहाँ ड्रम स्टिक पे पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं। पीज है, ग्रीन बीन्स है, ब्रोकली है, लेडीज फिंगर, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है। उसके अलावा सॉल्युबल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है ओट मिल के अंदर, नट्स के अंदर, बीन्स के अंदर, एप्पल और सिट्रस फ्रूट के अंदर। अडल्ट जो है उनको 25 से 30 ग्राम फाइबर जो है वो लेना डेली बेसिस पे जरूरी है।